ठीक है, अब हम लोग एक एक करके अपना सारा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग काफी क्वेश्चंस कर चुके थे, आज हम लोग उसके फर्दर आगे चलेंगे। ठीक है, ये सीरीज अच्छे से देख लीजिएगा, काफी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि इन इन चीजों पे फोकस करना है। जो बहुत इजी चीज है, जो सबको याद रहता है, वो चीज हम यहाँ डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी। वो चीज हर किसी को याद होता है, तो उसको डिस्कस करके क्या फायदा। नाउ फॉर मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, सपोर्ट पे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आता है क्या? पहले तो ये सोचिए। यस, आता है। सपोर्ट पे भी सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आता है। सपोर्ट पे केवल हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आए कोई जरूरी नहीं है, सपोर्ट पे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट भी आता है। सो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो सी, सो आई एम कंसिडरिंग दिस सपोर्ट, आई एम कंसिडरिंग दिस सपोर्ट, एक स्पैन और लगा देते हैं। ठीक है, वो सपोर्ट कंसीडर करता है। इस सपोर्ट पे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो इस सपोर्ट पे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कैसे मिलेगा? सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होने के लिए यहाँ कर्व ऐसा होना चाहिए, यानी बीम अगर ऐसे कर्व नहीं होगा तो वहां सैगिंग बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। सो बीम वहां पे इस टाइप से कर्व होना चाहिए। अगर बीम को ऐसे कर्व होना है इस सपोर्ट पे, इट मींस कि लोड हम लोगों को यहां और यहां अप्लाई करना होगा। तो जब यहां यहां अप्लाई करेंगे तो बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा ना? समझ में आ रहा है? यहाँ लोड लगाएं, ये नीचे ये ऊपर, उसके बाद ये नीचे आना चाहेगा, बट इधर भी लोड है तो उसके कारण ये नीचे ये ऊपर, फाइनली यहाँ सैग कर गया। और ये ऐसे, ये ऐसे आया समझ में? क्लियर हो गया? नाउ अब फर्दर लोड कहां अप्लाई कर सकते हैं? सो सी, अगर आप यहां लोड अप्लाई कीजिएगा तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा। ये जब नीचे आएगा तो अभी जो इतना कर्व है ये नीचे आ गया तो कर्व कम हो जाएगा। अगर किसी चीज का कर्वेचर कम हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट वहां क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद है ना सबको ये चीज, कि अगर ज्यादा कर्व है तो बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, कम कर्व है तो बेंडिंग मोमेंट कम है। क्लियर? सो अब हम लोग लोड अप्लाई करेंगे इस पे। सो ये ऐसे नीचे जाएगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा, ये ऐसे नीचे जाएगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा। इसके बाद नीचे जाना चाहेगा बट इधर का भी तो इफेक्ट है। सो इस पे लोड अप्लाई करेंगे, सो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर। आया समझ में? क्लियर हुआ? सो इन दिस वे, तो लोड हम लोग कहां कहां अप्लाई किए देखिए। इस सपोर्ट पे मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट चाहिए। सो लोड ऑन नेक्स्ट टू एडजेसेंट स्पैन है या नहीं? सपोर्ट का एडजेसेंट स्पैन कौन सा हो गया? ये और ये। तो इन दोनों पे नहीं लगाए, उसके जस्ट बगल में। सो लोड इज अप्लाइड ऑन नेक्स्ट टू एडजेसेंट स्पैन प्लस ऑल्टरनेट स्पैन। नेक्स्ट टू में TWO2 नहीं है, TOO वाला टू है, नहीं TO वाला टू है। क्लियर? नेक्स्ट टू। क्लियर? सो देखिए नेक्स्ट टू ये वाला TO2 है। क्लियर? सो दिस इज द आंसर, स्पैन नेक्स्ट टू एडजेसेंट स्पैन्स प्लस ऑल्टरनेट स्पैन्स। तो इस तरीके से लोड अप्लाई करेंगे। तो इसका एक 4 केस होता है, ये मेरा क्लास में पढ़ाया हुआ है कि 4 केस में कब कैसे लोडिंग अप्लाई करते हैं। सो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। अदरवाइज अदर क्वेश्चंस आर इजियर देन दिस, अदर क्वेश्चंस आर इजियर देन दिस। नाउ ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। Two rectangular under reinforced concrete beam section X and Y are similar in all aspects. ठीक है, X और Y सिमिलर है। So this is X and this is Y are similar in all aspects except that the longitudinal compression reinforcement. Clear?
y इज मोर, सो यहां पर दोनों में एरिया ऑफ स्टील सेम है, ठीक है। नाउ यहां पर ASC1 है और यहां पर ASC2 है। ASC2 ज्यादा या ASC1? ASC2 ज्यादा है, क्लियर। लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन एनफोर्समेंट इन सेक्शन Y इज 10% मोर। तो अगर इसमें कंप्रेशन स्टील ज्यादा है तो इसका न्यूट्रल एक्सिस यहां होगा और इसका न्यूट्रल एक्सिस नीचे रहेगा। जिसमें ज्यादा कंप्रेशन स्टील उसमें न्यूट्रल एक्सिस ज्यादा ऊपर चला जाएगा। अगर न्यूट्रल एक्सिस इसका ज्यादा ऊपर है तो लीवर आर्म किस में ज्यादा होगा? इसका लीवर आर्म ज्यादा होगा या इसका लीवर आर्म? So lever arm of X and lever arm of Y. So lever arm of Y ज्यादा हो जाएगा। और टेंसाइल फोर्स दोनों का सेम है या नहीं? क्योंकि दोनों में AST है, तो टेंसाइल फोर्स दोनों में सेम है और लीवर आर्म इसका ज्यादा है। अगर इसका लीवर आर्म ज्यादा है तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और इसका न्यूट्रल एक्सिस ऊपर चला गया, न्यूट्रल एक्सिस ऊपर चला गया तो ये ज्यादा अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। अगर ये ज्यादा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, अगर ये ज्यादा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा डक्टाइल भी होगा, क्लियर। तो Y इज मोर डक्टाइल एंड मोर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेक्शन X हैज लेस फ्लेक्सर स्ट्रेंथ एंड इज लेस डक्टाइल देन Y। सो A इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में सबको? ये क्लियर हुआ था? ठीक है। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी कैलकुलेटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव है। सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट आई वांट टू टेल यू कि इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। गेट एग्जामिनेशन का ये फेवरेट कॉन्सेप्ट है कि गेट में कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ही चेंज कर देता है। तो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ही चेंज कर दिया। अगर कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चेंज कर दिया तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक जो आप लोग याद रखते हैं 0.36 FCK XU एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, वो वैलिड रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा। सो दैट इज नो लॉन्गर वैलिड। सो 0.36 FCK वो वैलिड नहीं है। आया समझ में? क्लियर हो गया? सो वो आपका वैलिड नहीं है। देन उसका CG 0.42 XU, 0.42 XU वो भी जो CG का डिस्टेंस है वो भी वैलिड नहीं है। इज इट क्लियर? सो आपको क्या करना पड़ेगा? इस नए स्ट्रेस डायग्राम के क्रॉसपॉन्डिंग फिर से एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकालना पड़ता है और एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकाल के और तब फिर आगे कैलकुलेशन होता है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का लिंक्ड क्वेश्चन गेट में अब तक 3 बार आ गया। इट मींस टोटल 6 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन। आपको क्या करना है? 6 का 6 क्वेश्चन जाके अच्छे से सॉल्व करना है सो दैट यू विल बी हैविंग फुल कॉन्फिडेंस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आप ये नहीं करते हैं देन यू विल बी डेफिनेटली एट रिस्क इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि ये किसी भी ईयर में आ सकता है और जब भी आएगा 4 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स आप छोड़ दिए RCC, आपका समझ लीजिए आप सीधा 2000-3000 रैंक बाहर। आया समझ में सबको? इज इट क्लियर? सो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, आराम से टाइम देके अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा हमको, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसका सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल है, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट समझाना नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सॉल्व करना है। और बता दिए टोटल 6 क्वेश्चन आया और 6 का 6 गेट में ही आया हुआ है। सो 6 का 6 प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकालना और CG निकालना, इसका कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इन द लिमिट स्टेट मेथड बैलेंस डिजाइन ऑफ ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम गिव्स। बहुत ही अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंट, बहुत ही अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है। क्लियर? सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है, इसलिए हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं। अच्छे से ध्यान से सुनिए। बैलेंस सेक्शन का क्या मतलब होता है?
बैलेंस सेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू mu लिमिटिंग। ये हुआ बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में उसका कैपेसिटी बेंडिंग मोमेंट के बराबर होगा। नाउ अगर आप उससे बड़ा सेक्शन दे दिए तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, लेस देन mu लिमिटिंग, होगा या नहीं? सो बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू mu लिमिटिंग, बेंडिंग मोमेंट लेस देन mu लिमिटिंग। इज इट क्लियर? अब देखिए, तो बैलेंस सेक्शन ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। जैसे ही सेक्शन साइज बढ़ा दिए, ये कैसा सेक्शन हो जाएगा, अंडर रेनफोर्स। नाउ ध्यान दीजिए, हम लोग बोल सकते हैं कि बैलेंस सेक्शन का जो डिजाइन है, बैलेंस सेक्शन का जो डिजाइन है, दैट डिजाइन, बैलेंस सेक्शन का जो डिजाइन है, दैट डिजाइन इज स्मॉलेस्ट सेक्शन। ये आपको स्मॉलेस्ट दे रहा है या नहीं? सारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन इससे बड़ा होगा, और इससे छोटा कीजिएगा तो वो डबली रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। तो ये तो आप दे ही नहीं सकते हैं। सिंगली रेनफोर्स में बैलेंस सेक्शन इज द स्मॉलेस्ट सेक्शन। ठीक है, नाउ इसमें आप अगर AST दिए और इसमें AST1 दिए, ये सेक्शन बड़ा है तो इसका लीवर आर्म ज्यादा होगा, ये सेक्शन छोटा है तो इसका लीवर आर्म कम है। तो इसमें लीवर आर्म अगर ज्यादा है तो इसमें टेंसाइल फोर्स आप कम कर सकते हैं या नहीं? कम कर सकते हैं। तो AST1 क्या होगा, AST से कम हो जाएगा। AST1 इज लेस देन AST। क्लियर? सो इस सेक्शन का एरिया ऑफ स्टील जो है दैट विल बी लेस देन AST1। नहीं, AST1 इज लेस देन AST। क्यों? क्योंकि इसका लीवर आर्म ज्यादा है। लीवर आर्म ज्यादा है तो आप टेंसाइल फोर्स कम कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, लीवर आर्म इनटू टेंसाइल फोर्स, या लीवर आर्म इनटू कंप्रेसिव फोर्स। अगर किसी का लीवर आर्म ज्यादा है तो टेंसाइल फोर्स कम कर लीजिए। तो टेंसाइल फोर्स कम करना है तो एरिया ऑफ स्टील हम लोग इसमें कम कर देंगे। तो ये स्मॉलेस्ट सेक्शन विद मैक्सिमम स्टील। आया सबको समझ में? इज इट क्लियर और नॉट? स्मॉलेस्ट सेक्शन विद मैक्सिमम स्टील। आ रहा है सबको समझ में? कोई डाउट तो आप लोग पूछते ही नहीं है, है? डाउट तो आप लोग को होता ही नहीं है, है? किसी को कोई डाउट नहीं होता है, पता नहीं हम अच्छा पढ़ाते हैं कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है। या तो हम अच्छा पढ़ाते होंगे, या फिर आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है तभी डाउट नहीं होता है। ठीक है, और हमको पूरा विश्वास पहले वाले चीजें पे, हम ही अच्छा पढ़ाते होंगे, हाँ? नहीं? ठीक है, नाउ सी, unequal top and bottom reinforcement in a reinforced concrete section leads to, अगर टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट अनइक्वल दीजिएगा तो उससे क्या होगा, कौन सा डिफ्लेक्शन होगा? तो उसके कारण श्रिंकेज डिफ्लेक्शन होता है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, हम लोग नीचे स्टील दिए और ऊपर स्टील दिए ही नहीं, नीचे स्टील दिए हो ऊपर स्टील दिए ही नहीं है, तो नीचे का फाइबर कम श्रिंक करेगा और ऊपर का फाइबर ज्यादा श्रिंक करेगा। तो ऊपर का फाइबर ज्यादा श्रिंक होगा तो छोटा हो जाएगा, नीचे का फाइबर कम श्रिंक करेगा तो कम छोटा होगा। तो दोनों फाइबर का लेंथ अनइक्वल हो जाएगा ना? सो दोनों फाइबर का लेंथ अनइक्वल हो जाएगा। सो देन इट विल टेक दिस टाइप ऑफ शेप। ये थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि कम नहीं हुआ है। सो ये ऐसा हो गया। अनइक्वल फाइबर अगर किसी लेंथ में आपको एडजस्ट करना है तो कर्व शेप ले लेगा या नहीं? जो इनर फाइबर होगा वो छोटा, जो आउटर फाइबर होगा वो लॉन्ग। तो ये कर्व शेप ले लिया। तो अनइक्वल रेनफोर्समेंट देने से अनइक्वल श्रिंकेज होता है, अनइक्वल रेनफोर्समेंट देने से अनइक्वल श्रिंकेज होता है, अनइक्वल श्रिंकेज होने से मेंबर कर्व हो जाता है, और मेंबर कर्व होने की वजह से मेंबर में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। आया सबको समझ में? क्लियर? सो यहां पे डिफ्लेक्शन। क्लियर? सो दिस इज श्रिंकेज डिफ्लेक्शन। ठीक है, नाउ in limit state design of reinforced concrete, deflection is computed by using, so आरसीसी स्ट्रक्चर में जो डिफ्लेक्शन होता है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। देखिए, डेल्टा टोटल, डेल्टा टोटल फर्स्ट बीम पे अगर लोडिंग अप्लाई कीजिएगा तो डेल्टा होगा या नहीं?
प्लस डेल्टा ड्यू टू श्रिंकेज, अभी हम लोग देखें ना श्रिंकेज के कारण डेल्टा होता है, प्लस डेल्टा ड्यू टू क्रीप, क्रीप के कारण भी डेल्टा होता है। आप लोड अप्लाई करके छोड़ दीजिए, धीरे 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 बीम का डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। क्लियर। एंड डेल्टा ड्यू टू टेम्परेचर, पढ़े होंगे आप लोग हाईवे में, हाईवे में पढ़े हैं ना, ठीक है। सो हाईवे में आप लोग पढ़े हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ऊपर के फाइबर का लेंथ अलग, नीचे के फाइबर का लेंथ अलग, तो वो कर्व शेप ले लेता है। इज इट नोन टू यू? ठीक है। सो हाईवे में रिजिड पेवमेंट लेयर में ये पढ़ाया जाता है, तो उसमें कर्व शेप ले लेता है। तो ये चार टाइप का डिफ्लेक्शन मिलके टोटल डिफ्लेक्शन बनता है। इसमें लोडिंग में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज होता है। कौन सा यूज होता है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि आप लोड अप्लाई किए और लोड अप्लाई करने की वजह से डिफ्लेक्शन हो गया। so, लोड अप्लाई किए, लोड अप्लाई करने की वजह से डिफ्लेक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन। आया समझ में? श्रिंकेज में कोई ई का जरूरत ही नहीं पड़ता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसका जो कैलकुलेशन है ना, उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कहीं कोई जरूरत नहीं है। टेम्परेचर में भी कोई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जरूरत नहीं पड़ता है। अब कौन सा बचा? क्रीप। तो क्रीप में जरूरत पड़ेगा डिफ्लेक्शन का, तो क्रीप में जरूरत पड़ता है डिफ्लेक्शन। तो क्रीप क्या होता है? लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म होता है क्रीप? तो क्रीप इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तो इसमें लॉन्ग टर्म यूज होता है। लॉन्ग टर्म ई इज यूज्ड। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज यूज्ड, सो दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। गुड 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 गुड, you people are giving right answer. Now match list 1 and list 2. सो इसमें बेसिकली हमको कुछ पढ़ाना नहीं था, इसमें ये टर्म आप लोगों को बताना था, इसलिए हम ये क्वेश्चन ले लिए। कंक्रीट स्पॉलिंग। कंक्रीट स्पॉलिंग किसको बोलते हैं? कंक्रीट के टूट टूट के गिरने को कंक्रीट का स्पॉलिंग बोला जाता है। जैसे बहुत पुराने किसी घर में अगर आप जाइएगा तो छत से कंक्रीट टूट टूट के गिरता है, ठीक है, स्लैब से कंक्रीट टूट टूट के गिरता है, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट स्पॉलिंग। आया समझ में? उसी को कंक्रीट स्पॉलिंग बोला जाता है, ठीक है। सो सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी में क्या आ जाएगा? डिफ्लेक्शन। तो ए का क्या हो जाएगा? 2। तो अब बी और डी में देखना है। बी का क्या हो गया? 1। बी शेयर की, शेयर की किस में देते हैं? रिटेनिंग वॉल में। किस लिए देते हैं? स्लाइडिंग को रोकने के लिए, तो बी का 1। सी का देख लीजिए 3 और 4 में। श्रिंकेज, श्रिंकेज के कारण क्या आएगा? क्रैकिंग आएगा, कंक्रीट श्रिंक करता है उसके कारण क्रैकिंग आता है, तो 3। और डी का क्या हो जाएगा? 4। कंक्रीट स्पॉलिंग कोरोजन से रिलेटेड है, रेनफोर्समेंट में कोरोजन हो जाता है, तो कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बीच का बॉन्ड खत्म हो जाता है, और बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो कंक्रीट टूट टूट के नीचे गिरने लगता है। सो दिस इज द आंसर। आया समझ में? ठीक है, चले आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लेक्सर मेंबर्स आर डीपर, आर स्टीफर, कैन अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन में कुछ है बात, ठीक है। सो इसीलिए ये क्वेश्चन हम पिक किए, इसको हम थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है। लोग इसका आंसर 1, 2 एंड 3 बताते हैं, ए ए, ठीक है, बट होना चाहिए इसका आंसर डी। क्लियर? इसका आंसर लोग ए बताते हैं बट होना चाहिए इसका आंसर डी। व्हाट इज द रीजन? दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। अंडर रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लेक्सर मेंबर्स आर डीपर, सही है। अंडर रेनफोर्स जितना बड़ा करते जाते हैं सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड होता है, ठीक है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शंस आर डीपर, वो हमेशा बड़ा साइज में होता है। क्लियर? कैन अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन डक्टाइल होता है, तो आप बेंड करते जाइए, बेंड करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और डिफ्लेक्ट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। सो दैट विल बी, दैट कैन अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन, ये भी सही है। सो 1 सही है, 3rd सही है। सेकंड, आर स्टिफर, स्टिफनेस क्या होता है? सो स्टिफनेस हमेशा होता है मोमेंट रिक्वायर्ड पर यूनिट रोटेशन, मोमेंट रिक्वायर्ड पर यूनिट रोटेशन, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट के लिए
एक पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट के लिए आप बैलेंस सेक्शन डिजाइन किया और उतने ही बेंडिंग मोमेंट के लिए आपने क्या डिजाइन किया, अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन किया। तो एक में आपने बैलेंस सेक्शन डिजाइन किया और एक में आपने अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन किया। सो सी, इसके लिए हम एक पूरा स्लाइड एक्स्ट्रा रखे हुए थे व्हाइट। सो देखिए, विजुलाइज कीजिए इसको। पहले हम लोग बैलेंस सेक्शन डिजाइन किए, ठीक है। सो बैलेंस सेक्शन का ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसका स्ट्रेन डायग्राम एट द टाइम ऑफ फेलियर ये होगा 0.0035 and this one is 0.002 plus 0.87 fy by es होगा, ठीक है। दिस इज द कंडीशन। और अगर हम लोग इतने ही बेंडिंग मोमेंट के लिए अंडर रेनफोर्स डिजाइन करते हैं, तो अंडर रेनफोर्स का साइज ये आता, क्लियर। अगर हम साइज बड़ा कर रहे हैं तो इससे कम स्टील इसमें चाहिए होगा या नहीं, कम चाहिए क्योंकि लीवर आर्म बढ़ा देते हैं, तो इसमें स्टील कम कर दिए। जैसे ही इसमें स्टील कम कीजिएगा, विड्थ दोनों का सेम रखिएगा, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस ऊपर चला जाएगा या नहीं। इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ है तो इसका न्यूट्रल एक्सिस ऊपर चला जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस ऊपर गया तो अब फेलियर के समय इसका स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सो 0.0035 and this is equal to not equal to ये ग्रेटर देन हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 fy by es, ठीक है। सो ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 fy by es, इज इट क्लियर नाउ। अब ये कंडीशन हो गया, दोनों स्ट्रेन डायग्राम को अगर एक के ऊपर दूसरे को रख के आप देखिएगा, क्लियर, देन यू विल रियलाइज कि दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। सो विच एंगल इज ग्रेटर, कोई बताएगा, कोई बताएगा? कोई बताएगा विच वन इज ग्रेटर, θ1 और θ2? θ1 या θ2? आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। θ1 और θ2? सो θ2 इज ग्रेटर, θ2 आपका क्या होगा, ग्रेटर देन θ1। सो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अब θ2 अगर ज्यादा है θ1 से, तो सेम बेंडिंग मोमेंट के लिए दोनों डिजाइंड है। स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय थीटा। तो जिसका थीटा ज्यादा, ठीक है, उसका स्टिफनेस कम, जिसका थीटा ज्यादा उसका स्टिफनेस कम। सो दैट्स व्हाई अंडर रेनफोर्स्ड आर लेस स्टिफर, अंडर रेनफोर्स्ड आर लेस स्टिफर। क्यों, आप उसको बेंड कर रहे हैं, तो जब बेंड कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, नीचे उसमें रोटेशन ज्यादा होगा। सेम बेंडिंग मोमेंट पे बैलेंस सेक्शन में रोटेशन कम होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में रोटेशन ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, लेस स्टीफर। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्लियर। सो दिस इज द कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। बहुत लोग इसका आंसर 1, 2 एंड 3 बोलते हैं, बट होना चाहिए इसका आंसर डी। क्लियर हो गया, रीजन हम आपको बता दिए प्रॉपर सारा कैलकुलेशन के साथ। Negative moment in reinforced concrete beam at the location of support is generally much higher। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई बीम है ऐसे,
और इस बीम पे ऐसे लोडिंग है, क्लियर। सो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, क्लियर। और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप देखिएगा ना, सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। और ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट से, क्लियर। तो आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। यहां बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है इसलिए यहां कर्वेचर शार्प होता है, यहां बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है इसलिए कर्वेचर शार्प है। या फिर इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कर्वेचर शार्प है इसलिए बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है। दोनों तरीका है समझने का। ज्यादा कर्व है इसलिए बेंडिंग मोमेंट ज्यादा, या फिर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है इसलिए ज्यादा कर्व। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। आया समझ में सबको? क्लियर हो गया? सो द प्राइमरली ड्यू टू कर्वेचर एट द सपोर्ट बीइंग वेरी हाई, यहाँ पे बहुत हाई कर्वेचर है यहां से लेके यहां तक, इसलिए उसमें बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आता है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? नाउ अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट इन ए कॉन्क्रीट सेक्शन लीड्स टू, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन कराए थे ना, ठीक है, या सेम ही क्वेश्चन कराए थे, सेम ही शायद करवाए थे, नहीं, दो बार आ गया क्वेश्चन ये। नाउ from limiting deflection point of view, use of high strength steel in RC beam results in, जितना हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज कीजिएगा, जितना हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज कीजिएगा, समझ में आया? सो बीम में ज्यादा रोटेशन देना पड़ता है। क्यों? बता। बीम में स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये होता है 0.0035 और ये स्ट्रेन का वैल्यू कितना होता है? सो दिस इज इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 FY बाई ES। क्लियर? नाउ जितना ज्यादा FY होगा ये वैल्यू उतना ज्यादा होगा या नहीं? सो जितना ज्यादा FY होगा ये वैल्यू उतना ज्यादा होगा। क्लियर? सो हम लोग बोल सकते हैं कि 250 के लिए ये है और 500 के लिए ये है, ठीक है। सो 250 के लिए ये, 500 के लिए ये है। तो 500 के केस में देखिए तो थीटा ज्यादा है या नहीं? 250 के केस में थीटा कम है। जितना हाई ग्रेड यूज कीजिएगा उतना ज्यादा रोटेट करना पड़ता है, तभी नीचे स्टील में इतना स्ट्रेन डेवलप होता है कि उस हाई ग्रेड स्टील में पूरा स्ट्रेस डेवलप हो सके। जब भी हम लोग हाई ग्रेड स्टील यूज करते हैं उसको ज्यादा ऐसे रोटेट कराना पड़ता है, तभी उसमें नीचे इतना स्ट्रेन आता है कि पूरा स्ट्रेस डेवलप हो सके। अब ज्यादा अगर रोटेट कराइएगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेप्थ ज्यादा देते हैं। तो यही रीजन है कि हाई ग्रेड स्टील में क्या हो जाता है? डिफ्लेक्शन आपका, ये डेप्थ आपको ज्यादा देना पड़ता है, तो इंक्रीज इन डेप्थ। क्लियर? क्योंकि डिफ्लेक्शन कंट्रोल करना है, तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, डेप्थ को इंक्रीज कर दीजिए, देन डिफ्लेक्शन आपका कंट्रोल हो जाएगा। अ स्लैब बीम फ्लोर सिस्टम, ठीक है, अ स्लैब बीम फ्लोर सिस्टम may be supported on brick wall or framed into a system of RC column। ठीक है, दो केस है, स्लैब है, आरसीसी स्लैब है, वो ब्रिक वर्क पे रखा हुआ है, आरसीसी स्लैब है ब्रिक वर्क पे रखा हुआ है, और दूसरा आरसीसी स्लैब है आरसीसी कॉलम में कनेक्टेड है। ठीक है, सो सी एक केस है आरसीसी स्लैब, जो भी है स्लैब हो बीम हो, ये ब्रिक वर्क पे रखा हुआ, तो इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग हो नहीं पाता है। और एक में ये कनेक्शन कॉलम के साथ कनेक्टेड है, दोनों पे आप लोडिंग अप्लाई कीजिए। अगर दोनों पे हम लोग लोडिंग अप्लाई किए, क्लियर, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा या नहीं? क्लियर? सो M1, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? दिस वन इज M2 and this one is M3।
तो इसमें इस बीम को जो डिजाइन करना होगा, कितने बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करना होगा? M1 के लिए, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है। इसमें कितने के लिए डिजाइन करना होगा? तो M2 और M3 के लिए डिजाइन करना होगा। सो M2 के लिए डिजाइन करेंगे और M3 के लिए। नाउ बहुत सिंपल है, M1 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम M2 होता है और उससे कम M3 होता है। क्लियर? तो जब इन दोनों का बेंडिंग मोमेंट कम है तो इसमें ये डेप्थ कम आएगा या नहीं? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे डेप्थ क्या हो जाता है? कम आता है। सो दिस इज लेसर डेप्थ देन दिस। क्लियर हो गया सबको? कहीं कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। Assuming concrete below the neutral axis to be cracked। देखिए दो क्वेश्चन है, हम दोनों क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, एक साथ। कुछ तो रीजन होगा, दोनों क्वेश्चन अगर एक साथ लिए, कुछ तो रीजन होगा तभी दोनों एक साथ लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको दोनों को सेम ही लगता है, बट वो दोनों सेम है नहीं, इजंट इट? और जब सेम नहीं है तो दोनों का आंसर भी अलग अलग आएगा। इसमें कह रहा है शियर स्ट्रेस और इसमें कह रहा है नॉमिनल शियर स्ट्रेस। आया समझ में? एक में है शियर स्ट्रेस और एक में है नॉमिनल शियर स्ट्रेस। दिस इज द डिफरेंस। क्लियर? एक में शियर स्ट्रेस है और एक में नॉमिनल शियर स्ट्रेस है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो जब शियर स्ट्रेस का वेरिएशन पूछता है आरसीसी बीम में, तो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन ऐसा हो, ठीक है? ये आपका इफेक्टिव डेप्थ हो गया यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक नीचे तक कैपिटल डी हो गया। तो इफेक्टिव डेप्थ तक ही ये वेरिएशन होता है, शुरू में पैराबोलिक फिर कांस्टेंट। नॉमिनल शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ ऐसा होता है, ये थ्रू आउट हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, और कहां तक मानते हैं? इफेक्टिव डेप्थ, और ये कैपिटल डी, ठीक है। सो जब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, जब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या होगा? पैराबोलिक ओवर द फुल डेप्थ, गलत। पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, वो तो ये वाला है, क्लियर। लेकिन यहाँ नॉमिनल पूछ रहा है। रेक्टेंगुलर ओवर द फुल डेप्थ, फुल डेप्थ पे रेक्टेंगुलर नहीं है, इफेक्टिव डेप्थ पे रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड पैराबोलिक बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ऐसा भी नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से कोई सही नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? फुल डेप्थ के जगह पे जो है ना, इफेक्टिव डेप्थ होना चाहिए। आया समझ में? यहाँ इफेक्टिव डेप्थ होता तो सी आंसर सही हो जाता, या तो इफेक्टिव डेप्थ होता तो सी सही हो जाता, या फिर यहाँ नॉमिनल के जगह केवल शियर स्ट्रेस देता तो बी सही हो जाता है। आया समझ में? हम आपको कॉन्सेप्चुअली करेक्ट बता देते हैं, क्लियर। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बहुत लोगों का कहना है नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्योंकि क्वेश्चन जब इनअप्रोप्रिएटली फ्रेम्ड होता है ना, तो बहस कभी भी खत्म नहीं होता है। समझ में आया? अगर कोई आपसे क्वेश्चन इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछता है तो उस पे फिर आंसर एक नहीं होता है, मल्टीपल आंसर हो जाता है। तो मल्टीपल आंसर जब हो जाएगा तो आप उस पर बहस करते रहिए, कभी भी उसका बहस खत्म नहीं होता है। दिस इज द प्रॉब्लम। आया समझ में? सो ये आपका नॉमिनल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। सो नॉमिनल स्ट्रेस है, तो दैट्स व्हाई हम तो इसका आंसर सी बताते हैं, बहुत लोग बी भी बताते हैं। क्लियर? इट ऑल डिपेंड्स। आज के डेट में एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू आज के डेट में। लेकिन ये क्वेश्चन कब आया था? ये शायद 2013 वगैरह में आया था। तो 13 वगैरह में आया था, तो उस समय इस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। डायगोनल टेंशन, टाइम कितना हो गया? डायगोनल टेंशन, डायगोनल टेंशन इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, ये क्वेश्चन भी बहुत डिस्प्यूटेड है। एसएससी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने वाला भी नहीं सोचा होगा कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। सो देखिए बहुत सिंपल है, हम आपको बताते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं, तो ऊपर का जो एलिमेंट होगा उसमें शियर स्ट्रेस होगा,
और शियर स्ट्रेस के साथ साथ कंप्रेशन हो। आया समझ में? ऊपर का जो होगा उसमें शियर स्ट्रेस के साथ कंप्रेशन होता है। जो न्यूट्रल एक्सिस पे जो एलिमेंट है उसमें ओनली शियर स्ट्रेस है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे जो है उसमें ओनली शियर स्ट्रेस है। न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे है उसमें टेंशन है। अगर शियर के साथ टेंशन होता है, अगर शियर के साथ, शियर आने से डायगोनल टेंशन आता है और शियर के साथ एक्सियल टेंशन भी है तो डायगोनल टेंशन का वैल्यू बढ़ जाता है। और शियर के साथ अगर कंप्रेशन है तो डायगोनल टेंशन का वैल्यू घट जाता है। समझ में आया? तो न्यूट्रल एक्सिस पे जो डायगोनल टेंशन का वैल्यू होगा उसके ऊपर जाने पे न्यूट्रल एक्सिस का डायगोनल टेंशन का वैल्यू घट जाता है और नीचे आने पे डायगोनल टेंशन का वैल्यू बढ़ जाता है। आया समझ में? क्लियर? सो दैट्स व्हाई मोस्ट अप्रोप्रिएट इज दिस। क्लियर? मोस्ट अप्रोप्रिएट इज दिस वन। बहुत लोग इसका आंसर ए बताते हैं, इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं नहीं, बहुत लोग क्या बताते हैं, डिक्रीजेस बिलो न्यूट्रल। हाँ, बहुत लोग इसका आंसर ए बताते हैं। क्लियर? जबकि इसका सही आंसर होगा इंक्रीजेस बिलो न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेस अबव न्यूट्रल एक्सिस। आ गया सबको समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सी, गुड 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 गुड। shear capacity of a concrete beam increases with increase in tension reinforcement। टेंशन reinforcement हम लोग देते हैं तो shear capacity increase होता है या नहीं होता है? क्लियर? रीजन करा, इंक्रीज इन टेंशन reinforcement increases aggregate interlocking force। टेंशन reinforcement जब बढ़ाते हैं ना तो एग्रीगेट का इंटरलॉकिंग भी बढ़ता है। इन सब का क्या इंटरनल मैकेनिज्म है कोई बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। क्लियर? पिल्लई मेनन के बुक में एक लाइन लिखा हुआ है कि जब हम लोग टेंशन एनफोर्समेंट बढ़ाते हैं तो इंटरलॉकिंग भी बढ़ जाता है, तो इसलिए वहां से ये क्वेश्चन पिक किया हुआ है। सो दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? नाउ व्हाट इज द टाइम? ये क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है? आज नहीं करेंगे, क्वेश्चन छिपा देते हैं। ठीक है, कोई फायदा तो नहीं है, आप लोग तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा क्वेश्चन। हाँ, कल अब हम आते हैं और कल इसके आगे हम लोग करते हैं। सो टुमारो इज सैटरडे। सैटरडे तो मेरा ऑफ रहता है यूट्यूब का। अब हम लोगों का क्लास होगा मंडे को। ठीक है, सो मंडे को हम लोग क्लास लेंगे और मंडे को फिर हम इसके आगे आप लोगों को बताएंगे। इज इट क्लियर? सो मंडे को हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।